स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है विलियन उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए एक सीरीज शुरू करी हुई ज्ञान, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम से परीक्षा देते हैं उनके लिए एक सीरीज शुरू करी हुई है, जिसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो पहला चैप्टर हम कर रहे थे तो थ्योरी हमने लगभग सारी निपटा दी थी। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने थे। दोस्तों माफी चाहता हूँ कि 2-3 दिनों से मैं इस सीरीज की वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा बरसात के कारण कुछ दिक्कतें हो गई थी। लाइट ना होने के कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो में, और आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन देते हैं। तो हम भी उन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कथन ए, कथन आर दिया जाता है, कारण दिया जाता है, एक कथन दिया जाता है और उसका कारण दिया जाता है। तो उसके ए, बी और सी ऑप्शन होते हैं, जिसमें ए, आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, इस तरीके से कुछ ऑप्शन होंगे तो वो हम देखेंगे बच्चों। पहला जो हमारे पास प्रश्न है बच्चों वो है, किसी गैस की विलयन में विलीयता ताप बढ़ने पर घटती है ना? ये सही बात है दोस्तों कि किसी विलयन में गैस की विलीयता ताप बढ़ने पर घटती है। और इसका कारण क्या है बच्चों? उच्च तापमान पर गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, जिससे वो द्रव सतह से अधिक आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो हम नॉर्मली भी सोच सकते हैं बच्चों अपने दिमाग में कि माना हमारे पास कोई द्रव है और द्रव में माना कोई गैस क्या है, घुली हुई है। अगर हम इसको गर्म करेंगे बच्चों तो हमें पता है कि ये द्रव किसमें, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो द्रव में गैस पहले से उपस्थित है वो अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से हट जाएगी, तो विलेयता कम हो जाएगी, द्रव की सतह से आसानी से बाहर निकल जाएगी हमारी गैस, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये तो ए भी सही है बच्चों और आर भी सही है, और ये व्याख्या भी सही करता है बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास वो है घोल। अब यहाँ पर घोल यानी विलियन है ना, इस शब्द को विलियन ले लेना बच्चों। विलियन की मोलरता तापमान के साथ बदलती है। मोलरता आयतन पर निर्भर करती है, जो तापमान में परिवर्तन के साथ घटता या बढ़ता है। तो ये सही बात है बच्चों। जब हमने इस चैप्टर को शुरू करा था तो मैंने सांद्रता इकाई में जब पढ़ा रहा था बच्चों, तो मैंने बताया कि हम इन सांद्रता इकाइयों को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यानी ताप पर निर्भर करती है, और एक ताप पर निर्भर नहीं करती, है ना? तो ताप पर जो निर्भर करती थी बच्चों, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे मोलरता है जो, है ना? मैंने एक बताया था नॉर्मल का, और एक बताया था मैंने वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशत। तो इन तीनों में बच्चों आयतन है। मोलरता भी क्या है, विलियन का आयतन, नॉर्मलता में भी क्या है, विलियन का। तो जिसमें आयतन होता है बच्चों उसमें उस सांद्रता इकाई में परिवर्तन होता है। तो किसी भी विलियन की मोलरता तापमान के साथ बदलती है, क्योंकि मोलरता आयतन पर निर्भर करती है, जो तापमान के साथ क्या होता है, घटता या बढ़ता। ठीक है बच्चों, तो इस ये ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी ये सही है बच्चों। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहीं पर है बच्चों हमारे पास कि हेनरी का नियम कहता है किसी भी गैस की विलीयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है ना? हमने ये पढ़ा था कि किसी गैस की जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है, या विलीयता है ना, वो एक ही चीज है। जितना ज्यादा कोई विलीय होगा उसका मोल प्रभाज या मोल अंश उतना ही ज्यादा होगा, है ना? फिर हम जब इसको इक्वल टू लाते तो यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ये हमने पढ़ा है बच्चों, है ना? अच्छा, देखो क्या होता है, दाब बढ़ाने पर अधिक गैस अणु विलयन में प्रवेश करते हैं, और ये सही है बच्चों, है ना? जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे आंशिक दाब हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की विलीयता बढ़ती है, और गैस की विलीयता बढ़ती है गैस के अणु विलयन में ज्यादा प्रवेश करेंगे। तो ये सही हो जाएगा बच्चों, ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी सही होता है बच्चों, है ना? अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला जो प्रश्न है बच्चों, राउथ का नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। बिल्कुल सही है बच्चों, है ना? हमने ये भी पढ़ा है कि आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउथ के नियम का पालन करते हैं।
देखो आदर्श विलयन में घुले पदार्थ विलायक के बीच समान अंत अणुक बल होते हैं। हमने ये देखा भी था बच्चों कि अगर हमारे पास ए और बी दो, एक विलायक है एक विलेय है बच्चों, है ना, और इन दोनों ने मिलकर एक विलेयन बना दिया जिसको हम मैं ए बी बोल रहा हूँ। ए में इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होंगे बच्चों वो क्या होंगे, ए होंगे। इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होंगे बच्चों वो बी होंगे, प्रकार के होंगे। और इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होंगे वो ए बी प्रकार के होंगे। और मैंने कहा था कंडीशन में कि ए डैश ए इक्वल्स टू बी डैश बी इक्वल्स टू ए बी, तो ये सारे आकर्षण बल क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं। तो ये भी सही है, आदर्श विलयन में घुले पदार्थ और विलायक के बीच समान अंत अणुक बल होते हैं। ये ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी सही करता है बच्चों। अगला जो हमारे पास प्रश्न है बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन एक अणु संख्य गुणधर्म है। बिल्कुल, हमने 4 अणु संख्य गुणधर्म पढ़े बच्चों। एक तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या सापेक्षिक अवनमन बच्चों। दूसरा हमने पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा पढ़ा हमने हिमांक में अवनमन, है ना, हिमांक में अवनमन। और चौथा क्या था बच्चों, प्रासरण दाब। हिमांक में अवनमन और चौथा क्या था, प्रासरण दाब। तो ये चारों क्या है बच्चों, अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों, प्रासरण दाब। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों, जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, है ना। तो क्वथनांक का उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म, बिल्कुल सही। अणुसंख्यक गुण विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनके प्रकार पर नहीं। बिल्कुल, तो ये दोनों चीजें बच्चों सही होगी, व्याख्या भी सही होगी। तो ये सारे के सारे प्रश्न एक जैसे थे, सारे ए और आर दोनों सही वाले थे। तो बच्चों ये हमारे सेशन और रीजन के कुछ प्रश्न थे। इस तरीके के प्रश्न बच्चों हमारे पास आएंगे जिसमें हमें बेसिक सी डेफिनेशन और उसका जो एक्सप्लेनेशन है उस पर आधारित प्रश्न होंगे। बहुत आसान से प्रश्न आते हैं बच्चों। तो अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा बच्चों। अब आगे कुछ एक नंबर के प्रश्नों में हम चलेंगे बच्चों, है ना। नंबर के क्वेश्चन में बच्चों ये एक अंक का प्रश्न है बच्चों, है ना, एक अंक के प्रश्न आते हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, वह विलयन कौन सा होता है जिसमें विलायक धातु होती है। तो हमारे पास ठोस जो विलयन होता है, ठोस विलयन होता है जो बच्चों हमारे पास, उसमें विलायक क्या होता है, ठोस होता है। ठोस क्या होता है, विलायक होता है ना, विलायक होता है, विलायक। अच्छा, इसमें अगर ज्यादा ही हमें पूछ लिया तो हमारे पास दो प्रकार ऐसे भी जिनको आप लोग लिख सकते हैं, है ना। जैसे मिश्र धातु। मिश्र धातु एक ऐसा विलयन है जिसमें धातु क्या होती है, हमारी विलायक होती है। और एक होता है अमलगम, पारा अमलगम, अमलगम, ठीक है। ये भी क्या होता है बच्चों, ये भी धातु के साथ क्या होता है, विलयन होता है जिसमें धातु क्या होती है, विलायक होती है। दूसरा, किस विधि का उपयोग ठोस के द्रव्य में, इस विधि का उपयोग ठोस के द्रव्य में विलयन की सांद्रता मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारे पास बच्चों मोलरता है ना, नॉर्मलता है। नॉर्मलता से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, या मोललता है तो कोई भी है, या द्रव्यमान प्रतिशत है बच्चों, कोई भी हम इसमें ले सकते हैं बच्चों, है ना। अच्छा, किसी गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर कैसे बदलती है, तो कम होती है बच्चों, है ना, ये हम पीछे देख चुके हैं, क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार का ठोस विलयन धातु मिश्र धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो धातु, या हम इसको कह सकते हैं ठोस ठोस विलयन, है ना, ठोस ठोस विलयन। मतलब इसके कहने का अर्थ है कि इसमें विलायक भी हमारा क्या होगा बच्चों, ठोस होगा, विलायक भी ठोस होगा, और विलेय भी क्या होगा बच्चों, हमारा ठोस होगा। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय भी ठोस हो, विलायक भी ठोस हो, तो मिश्र धातु कहलाता है ना। ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे का 5वां प्रश्न हम देखेंगे इसमें। तो देखो, हमने सारे प्रश्न एक एक करके देखे, तो इनको आप लोगों ने लिखना है उसी तरीके से, है ना। इसमें क्या बोला मैंने, ठोस विलयन हो सकता है, इसमें सांद्रता की इकाई मोलरता हो सकती है, नॉर्मलता हो सकती है, मोलरता हो सकती है, द्रव्यमान प्रतिशत हो सकता है ना बच्चों। अच्छा, इसके अलावा गैस की विलेयता तापमान बढ़ने पर कैसे बदलती है, कम होती है। इस प्रकार का ठोस विलयन धातु मिश्र धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है, ठोस ठोस विलयन जिसमें विलायक भी ठोस हो, विलेय भी ठोस हो। अगला है राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के वाष्प दाब का अवनमन किस पर निर्भर करता है। तो हमने तो ये कई बार पढ़ लिया है कि मोल अंश पर, विलेय के मोल अंश पर ये निर्भर करता है, विलेय के मोल अंश पर, है ना। ये हमने वहां पर लिखा भी था कि राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के वाष्प दाब का अवनमन विलेय के मोल अंश पर निर्भर करता है ना। तो ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं, है ना।
अच्छा देखो बच्चों, फिर से एक प्रश्न आया कि कोई भी अणुसंख्या गुण किस पर निर्भर करता है? तो विलेय के कणों की संख्या पर, है ना? किस पर निर्भर करेगा? विलेय के कणों की संख्या पर, या इसको हम अणुओं की संख्या भी ले सकते हैं, अणुओं की संख्या पर, है ना? कौन सा अणुसंख्यक गुण जलीय विलयन के क्वथनांक में वृद्धि से संबंधित है? ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कौन सा अणुसंख्यक गुण जलीय विलयन के क्वथनांक में वृद्धि से संबंधित है बच्चों? तो ये किसमें है? ये है क्वथनांक में उन्नयन, है ना? ये किसमें है? क्वथनांक में उन्नयन, है ना? तो ये उसी में होगा। कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म जलीय विलयन के क्वथनांक में वृद्धि से संबंधित है? तो ये है क्वथनांक में उन्नयन। प्रासरण दाब को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त समीकरण, तो इसके लिए दो समीकरण मैंने बताया था, P बराबर एन अपॉन वी आर टी, या इसको मैं पाई लिख लेता हूं, इसको मैं सी लिख लेता हूं, इसको एस और इसको टी। तो इस समीकरण को भी हम दोनों में से जो भी तुम्हें ठीक लगे वो लिख लेना है ना बच्चों। अणुसंख्यों गुणों का उपयोग से आणविक द्रव्यमान निर्धारण करने की विधि का नाम लिखिए। तो किसी भी विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। तो हमारे पास नौवां, अणुसंख्यक गुणों के उपयोग से आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करने की विधि का नाम क्या है? तो देखो बच्चों, हमारे पास किसी भी मेथड से हम निकाल सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन से, है ना? हर विधि से हम क्या निकाल सकते हैं, या हम किससे निकाल सकते हैं, वास्तुताप में सापेक्षिक अवनमन, या हम किससे निकाल सकते हैं, हिमांक में अवनमन, या हम किससे निकाल सकते हैं, क्रॉसिंग। लेकिन जो प्राचरण दाब है बच्चों, वो हमारे पास मोस्ट कॉमन है, ठीक है, जिसमें हम निकाला जाता है। ओके, अगला प्रश्न चलेंगे बच्चों। वार्ट हाफ गुणांक का उपयोग किस विचलन को समझाने में किया जाता है? ये बच्चों दो चीजों को समझाने के लिए किया जाता है। एक तो किया जाता है बच्चों अपसामान्य अणुभार, है ना? और दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म से विचलन। तो ये दो चीजों में हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आप लोग इनको दोनों लिख सकते हैं, है ना? तो ये कुछ प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब बोर्ड परीक्षा में जो पीवाईक्यूज है उस पर आधारित ना होकर क्या थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं, तो इन प्रश्नों का आने की संभावना अधिकतम है। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तब हम कुछ आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास, जल और एथनॉल एक स्थिर क्वाथी मिश्रण क्यों बनाते हैं, स्पष्ट करिए। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है बच्चों? ऐसा अनादर्श विलयन जिनका जो विलयन का क्वथनांक वो स्थिर हो जाए, तो ऐसे मिश्रण को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं बच्चों। और जल और एथनॉल क्यों बनाते हैं हम वो देखेंगे बच्चों। तो इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको लिख सकें, है ना, अपने शब्दों में। तो बच्चों यहाँ पर देखो, जो जल है, वाटर 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 सिस्टम होगा बच्चों, यानी पानी पानी में, वहां पर जो इंटरेक्शन होगा, और एथेनॉल एथेनॉल जो सिस्टम होगा बच्चों, वहां पर जो अट्रैक्शन होगा या अंतर अणुक बल होगा, वो वाटर एथेनॉल एथेनॉल मिश्रण से अलग हो, है ना? तो यहाँ पर ये समझना है कि वाटर वाटर और एथेनॉल एथेनॉल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है बच्चों, वो अलग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। वाटर वाटर और एथेनॉल एथेनॉल, है ना? एथेनॉल एथेनॉल के बीच में जो अंतर अणुक बल होता है वो अलग अलग होता है ना? दूसरी चीज क्या है बच्चों कि वाटर और एथेनॉल जो विलयन बनता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है बच्चों कि जो हमारा वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो हमारा विलयन है, या वाटर वाटर सिस्टम है और एथेनॉल एथेनॉल सिस्टम है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन वो वैसे भी अलग अलग है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों बराबर नहीं है। ऊपर से ये बराबर नहीं हो जाता, ये बदल जाता है, ये भिन्न हो जाता है किससे? वाटर एथेनॉल सिस्टम से, है ना? तो ये फिर यहाँ पर क्या दिखाता है, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं। क्या दिखाता है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है ना? इसीलिए ये क्या करता है, यहाँ पर स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है, ठीक है, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक जैसे हो जाता है बच्चों। आओ दोस्तों, जल और एथनॉल स्थिर क्वाथी विलयन क्यों बनाते हैं उसको देख लेते हैं। पीछे मैंने आप लोगों को समझा, इसकी थोड़ा आंसर देख लीजिए।
जल और एथेनॉल के मिश्रण में जल अणु और एथेनॉल अणु के बीच हाइड्रोजन बंध बनते हैं। इनके बीच आकर्षण बल, लिख लेना आकर्षण बल, शुद्ध जल तथा शुद्ध एथेनॉल के अणुओं के बीच आकर्षण बल से अलग होते हैं, है ना। इसलिए यह विलियम राउट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शित करता है। निश्चित संगठन पर जल और एथेनॉल के वाष्प तथा द्रव की संरचना समान हो जाती है। इस कारण इसे आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता और यह न्यूनतम क्वथनांक वाला स्थिर क्वाथी विलियन बनाता है। ठीक है, एजियोट्रॉप भी वही होता है, लेकिन हम हिंदी में लिख लेंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों को पीछे समझाया कि जो जल यानी एच एच के वाटर वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं या एथेनॉल एथेनॉल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो बेटा अलग हो जाते हैं। किससे? एथेनॉल और वाटर से। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है ना। ये समझना जरूरी है, इनके बीच में क्या आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। चलो अगला अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, है ना। अगला प्रश्न ये है बच्चों की गैसों की विलेयता तापमान बढ़ने पर क्यों घटती है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। हमने पीछे अभी एक नंबर में देखा, बिल्कुल वही है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, आओ उसे देखते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है, गैस की द्रव में विलेयता सामान्यतः तापमान बढ़ने पर कम हो जाती है, क्योंकि गैस का द्रव में घुलना प्राय एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। यानी ऊष्मा निकालना, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को रिलीज करना, ऊष्मा को निकालना, है ना। अभिक्रिया में ऊष्मा प्राप्त होती है बच्चों, प्राप्त होती है ना। और तापमान बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए गैस के अणु अधिक तेजी से गति करते हैं और द्रव से बाहर निकलकर गैस अवस्था में आने लगते हैं बच्चों, है ना। परिणाम स्वरूप द्रव में गैस की वरीयता कम हो जाती है। उदाहरण भी पूछा था, तो देखो ठंडे पानी में CO2 गैस अधिक मात्रा में घुली रह सकती है बच्चों, विली रह सकती है, जबकि तापमान बढ़ाने पर CO2 बाहर निकलने लगती है। इसी कारण ठंडी कोल्ड ड्रिंक खोलने पर उसमें अब CO2 अधिक समय तक घुली रहती है, लेकिन गर्म होने पर गैस जल्दी जल्दी बाहर निकल जाती है। तो ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा बेटा 2 नंबर में, जो हमने अभी पीछे देखा कि गैस की द्रव में विलेयता तापमान बढ़ाने पर क्यों घटती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है बच्चों हमारे पास कि एक द्विघटकीय विलयन के लिए राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न करें। देखो बच्चों, ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आप लोगों को आसान भाषा में बता देता हूँ कि राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी भी विलयन में, माना हमारे पास कोई विलयन है ना, और ये विलयन ए और बी से बना हुआ बच्चों, है ना। तो इसने कहा कि इसका जो दाब होता है इसको हम पी ए से डिनोट करेंगे, और इसका जो आंशिक दाब होगा विलयन में उसको पीबी से हम देखेंगे। अब विलियन में राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम क्या कहता है बच्चों, यहाँ पर कि राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलियन में जो किसी घटक का वाष्प दाब है वो उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर अगर देखें इसको बराबर लाएंगे तो ये पी नॉट ए जीटा ए और पी बी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी जीटा बी, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कुल विलियन का वाष्प दाब आ जाएगा बच्चों। तो आप लोग जब मेरी वीडियो देखेंगे बच्चों तो उसमें हमने राउल्ट का नियम को अच्छे से करा, वही चीज हमें यहाँ पर करनी है और हमें ये प्राप्त हो जाएगा बच्चों, है ना। और ये क्या है, द्विघटक विलयन के लिए राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक है ना। इतना आसान सा था बच्चों, तो हम इसको कर चुके हैं। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो को देखेंगे तो उसमें हमको ये देखने को मिलेगा बच्चों कि राउल्ट का नियम कैसे है। उसमें हमने ये भी बताया है कि अगर विलयन में अवाष्पशील विलेय है तो तब राउल्ट का नियम क्या होगा, विलयन में विलायक और विलेय दोनों वाष्पशील है तब नियम क्या होगा, विलयन विलयन में यदि ए विलायक वाष्पशील है, विलायक वाष्पशील है और विलेय अवाष्पशील है, तब राउल्ट का नियम क्या होगा बच्चों, वो भी हमने वहां पर देखा। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। देखो बच्चों, अवाष्पशील, अगला जो चौथा प्रश्न है हमारे पास वो है अवाष्पशील विलेय विलायक के क्वथनांक को बढ़ाने का कारण बनते हैं, इसे समीकरण सहित समझाइए बच्चों, है ना। इसको हमें क्या समझाना है, समीकरण सहित समझाना है। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या देख लेंगे बच्चों,
आंसर जो थ्योरी है वो कैसे लिखेंगे, फिर हम समीकरण भी करेंगे, है ना? तो ये बच्चों हमने कर चुके हैं क्वेश्चन में, इंडियन जब हमने पढ़ा था तो वहां पे मैंने बहुत डिटेल में इसको करवाया है। तो आप पुरानी वीडियो में देखकर भी कर सकते हैं, जो पिछली वीडियो सीरीज की है, और इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो बच्चों, इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। जब किसी विलायक में अवाष्पशील, लिखो इसको, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलेय स्वयं वाष्पित नहीं होता। इसके कारण विलायक की सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है और विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है ना। अब विलयन को उबालने के लिए वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए, है ना। ये मैंने वहां पर भी बताया था तुम लोगों को कि वी सॉरी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के कारण क्या है। तो ये मैंने वहां पर भी बताया था कि जब हम वाष्प अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। अब विलयन के वाष्प दाब को हमें वायुमंडलीय दाब के बराबर करना होता है बच्चों, है ना। चूंकि विलय मिलाने के बाद वाष्प दाब कम हो गया, इसलिए वायुमंडलीय दाब बराबर करने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है बच्चों, अतः विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। ये मैंने वहां पर भी तुम लोगों को कराया है बच्चों, तो आप लोग वहां भी देख लेंगे। और इसकी समीकरण सहित हमें समझाना था, तो हमें पता है कि, तो बच्चों हमने अभी देखा कि ये डेफिनेशन, और उसके बाद हम इसकी समीकरण जो निकालनी है वो निकालेंगे। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है डेल अच्छा, एक चीज और है, इसका डायग्राम भी होता है बच्चों, वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। तो इस तरीके से हमारे पास अ, ये लाइन होती है जिसमें हमारे पास ये टेम्परेचर होता है बच्चों, और इस पे हमारे पास होता है वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर। ओके। तो बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 atm टेम्परेचर रहता है, जो एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय दाब होता है, और हमारे पास ये कुछ इस तरीके से लाइन होती है। ये लाइन जो होती है बच्चों, ये विलायक की होती है, और ये विलयन की होती है बच्चों, है ना। जिससे हमें ये पता चलता है कि विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, विलायक के वाष्प दाब से कम है। तो जब हम बच्चों ये लाइनें मिलाते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है कि इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे मिलती है, एक लाइन यहाँ पर मिलती है। इस वाली लाइन को हम, क्योंकि विलायक है तो इसको बोलते हैं टीबी नॉट, और इसको कहते हैं टीबी। और यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि विलयन का क्वथनांक बढ़ रखा है, तो हम इसको बोल देते हैं डेल्टा टीबी। यही होता है क्वथनांक में उन्नयन। अब जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। ओके, तो टीबी क्या होता है बच्चों, ये होता है विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। क्योंकि बच्चों ये जो हमारा टीबी होता है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं टीबी समानुपाती मोललता, और फिर यहाँ से एक समीकरण और आती है टीबी बराबर टीबी एन। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो। मैंने पुरानी वीडियो में बहुत डिटेल से इसको बनाया है, क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर का प्रश्न है, तो हम इसमें सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न है बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको एक और पार्ट में करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ ही हम कल क्या करेंगे बच्चों, हम अपना दूसरा चैप्टर भी शुरू करेंगे, और जब मुझे समय मिलता रहेगा तो मैं इस पर क्वेश्चंस पे अलग से वीडियोस डालता रहूंगा, है ना। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर की वीडियो डाल दी, फिर साथ साथ में सेकंड चैप्टर की वीडियो भी डाल देंगे, है ना। तो साथ साथ में हम ये सब करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप जरूर हमें सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।